किसी ने क्या खूब कहा है जनाब, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को दिया होता। जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है उम्र तो केवल एक संख्या है। आँखों से आंसू झरझर बहते जा रहे थे। अपने कमरे में लगी पति की तस्वीर पर लगे हार ने कौशल्या जी को हिलाकर रख दिया था। बुढ़ापे में अकेलेपन की पीड़ा इतनी असहनीय और दर्दनाक होती है। सोचते सोचते कौशल्या जी का दिल दर्द से भर उठा, इसलिए आंखों से आंसू बार बार झलक कर आ रहे थे। अपने दर्द को छुपाने के लिए साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती हुई कौशल्या जी रसोई घर में आईं। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए था आपको? रसोई घर में डिब्बों में झांकती कौशल्या जी उनकी बहू ममता ने कहा तो वह हैरानी से कहने लगी, बहू अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मुझे आने में थोड़ी देर क्या हो गई कि यहाँ तो सारे बर्तन खाली हो चुके हैं। मैं तो रसोई में चाय और नाश्ता लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है। कौशल्या जी ने कहा तो ममता बोल उठी, लेकिन मम्मी जी आज तो पहली तारीख है, बड़े भैया और भाभी आपको लेने आते ही होंगे। मैंने सोचा आपका खाना आज वही बनाया होगा, इसलिए मैंने आपका चाय नाश्ता तो नहीं बनाया। बहू की बातें सुनकर कौशल्या जी हैरान रह गई। इतनी हैरानी से क्या देख रही हैं मम्मी जी? आपका तो हमारे घर में रहने का समय ख़त्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इतना सुनकर कौशल्या जी बोली, देखो बहू, बड़ी बहू का फ़ोन आया था यह बताने के लिए कि वह 2 दिन के लिए अपने मायके गई है, तो वह अभी मुझे 2 दिनों के बाद अपने पास रखेगी। यह सुनकर ममता आग बबूला हो उठी और बोली, माँ जी आपके दोनों बेटे और बहू ने मिलकर यह तय किया था कि एक एक महीना बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखेंगे। फिर महीने की पहली तारीख को ही ऐसा क्या काम आ गया जो उन्हें अपने मायके जाना पड़ा? मुझे सब मालूम है, यह सब उनकी चाल है ताकि वह 2 दिन के लिए आपसे छुटकारा पा सकें। ठीक है, यदि आप यहाँ 2 दिन तक ज़्यादा रहोगी तो आप अगले महीने की 3 तारीख को ही यहाँ वापस आओगी। फिर बड़ी भाभी को भी आपको 2 दिन ज़्यादा रखना पड़ेगा। इतना सुनते ही कौशल्या जी की आंखें आंसुओं से भर उठीं और वह बिना कुछ बोले चुपचाप करके अपने कमरे में वापस लौट आई और फिर से अपने पति पुरुषोत्तम जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। सुना आपने क्या कहा आपकी छोटी बहू ने? अब मैं इस घर पर बोझ बन गई हूँ। आपके बच्चे एक दिन भी ज़्यादा मुझे अपने पास रखना नहीं चाहते। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने भी मुझे चाय नाश्ता देने से इनकार कर दिया। इतना सब कुछ सहने के पहले काश आपके साथ साथ मुझे भी भगवान ने अपने पास बुला लिया होता। बोलते बोलते कौशल्या जी की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब मैं उनके सामने खाना मांगने नहीं जाऊंगी। खुद मुझे खाना देंगे तो मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं भूखे पेट ही मर जाऊंगी। और मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है, वैसे भी भूख प्यास तो मर ही चुकी है। इतना लाचार कौशल्या जी ने स्वयं को अपने पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था जितना कि वह आज महसूस कर रही थी। अपने बेटे और बहू के राज में अपने आप को तन्हा महसूस कर रही थी। 3 घंटे बाद छोटी बहू ने काम वाली बाई के हाथ से खाना भिजवाया, लेकिन वह खाना उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। वे सोचने लगी कि इतनी जिल्लत भरे खाने से तो भूखे मर जाना ही अच्छा है, शायद जहर खाना ज़्यादा आसान होता। बैठे बैठे कौशल्या जी बरसों पुरानी बातें याद करने लगी। सोचने लगी, जब बड़े बेटे का जन्म हुआ था उसके 2 वर्ष बाद मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ था, तो सब लोग कितनी बधाइयाँ दे रहे थे। मुझे सभी कहते थे, तू तो बड़ी ही किस्मत वाली है, तुझे भगवान ने 2-2 बेटों से नवाजा है। 2-2 बेटों की सेवा पाकर तेरी तो ज़िंदगी धन्य हो जाएगी। तुम दोनों का बुढ़ापा तो अच्छा गुजरेगा। लेकिन आप क्या गए कि मेरी ज़िंदगी तो नरक ही बन गई। जब तक हम दोनों साथ थे हमारे दोनों बेटे हर बात मानते थे। मजाल है दोनों बहुओं में से कोई भी मुँह से कोई गलत बात निकाल दे। लेकिन आपके जाने की देर थी कि दोनों बेटे और बहू ने मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे बात नहीं की आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरे रहने खाने पीने की व्यवस्था कर दी। अरे एक बार भी नहीं सोचा, बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो उनकी माँ ही। भिखारी जैसी हालत कर दी है इन दोनों ने मेरी।
सोच सोचकर कौशल्या जी की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पुरुषोत्तम जी और कौशल्या जी ने बहुत ही संघर्ष करके अपने दोनों बेटों को पाला पोसा था और उन्हें बड़ा किया। उन दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। पुरुषोत्तम जी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, इसलिए उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं थी। बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की फीस, माता पिता की बीमारी में पूरे महीने की तनख्वाह चली जाती थी। इसलिए कौशल्या जी घर का काम करने के बाद अचार पापड़ बनाने का काम किया करती थी और अचार पापड़ बनाकर दुकानों और घरों में सप्लाई करती थी। इससे उन्हें कुछ पैसे की बचत हो जाती थी। लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हुए तो उन्होंने कौशल्या जी को यह कहते हुए काम करने से मना कर दिया, माँ, अब आपके बेटे कमाने लगे हैं, अब आपको क्या ज़रूरत है काम करने की। तो कौशल्या जी ने भी बिना किसी विरोध के उनकी बात मान ली थी। पुरुषोत्तम जी और कौशल्या जी ने बहुत मेहनत करके बड़ा सा मकान बनाया था। इसके बाद दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और दोनों बेटे अच्छी नौकरी पर लग गए। बड़े चाप से पुरुषोत्तम जी ने अपने दोनों बेटे संजय और अजय की शादी की थी। दोनों बेटे बहू उनका पूरा मान सम्मान किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से पुरुषोत्तम जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और पीछे छोड़ गए रोती बिलखती कौशल्या जी को। उनके जाने के बाद तो जैसे घर की काया ही पलट हो गई। दोनों बेटे जो राम लक्ष्मण की तरह रहा करते थे, लड़ने और झगड़ने लगे। बड़े अरमानों से पुरुषोत्तम जी और कौशल्या जी ने यह मकान बनाया था। वह 2 भागों में बढ़ चुका था और 2 अलग अलग घरों में तब्दील हो चुका था। घर के 2 टुकड़े होने के साथ साथ कौशल्या जी के दिल के हजारों टुकड़े हो चुके थे। उनके इस मकान के आगे पीछे 2 गेट हुआ करते थे। उस मकान के बीचों बीच एक दीवार खिंच गई। आगे का हिस्सा बड़े बेटे के पास और पीछे का हिस्सा छोटे बेटे के पास। घरों में आने जाने के रास्ते भी अलग अलग हो गए। बंटवारा यहीं तक नहीं रुका, दोनों बेटे और बहू ने कौशल्या जी को बिना पूछे उनका बंटवारा कर दिया और 1 महीना दोनों ने कौशल्या जी को रखने की सारी बात कर ली और उन्हें यह फरमान सुना दिया गया, जिसके पास भी माँ रहेगी, पिताजी की पेंशन भी उस महीने उसी बेटे को मिलेगी। अब तो आलम यह था कि एक दिन भी ऊपर हो जाए तो कौशल्या जी की बहू उन्हें पूरे दिन चाय नाश्ता देने तक को तैयार नहीं थी। आज कौशल्या जी बहुत उदास हो चुकी थी। सोचने लगी, हर महीने जो पेंशन आती है वे सारी की सारी बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ, जिसके बावजूद भिखारी की तरह इन लोगों से खाना मांगना पड़ता है। किसी ने सच ही कहा है, माता पिता एक ही घर में रहकर 2-2 बेटों को पाल लेते हैं, मगर 2-2 बेटों से शादी के बाद अपने माता पिता को नहीं पाला जाता। अब कौशल्या जी बड़े बेटे और बहू के घर पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। शाम के समय जब कौशल्या जी मंदिर में दर्शन करने के लिए गई तो वहाँ उनकी महिला मंडल ग्रुप हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। कौशल्या, तुम भी चलो हमारे साथ, प्रेमलता जी ने कहा। तो उनकी बात सुनकर कौशल्या जी को ऐसा लगा जैसे उनके दिल की बात किसी ने कह दी हो। तभी वह सोचने लगी कि कुछ समय पहले जब उन्होंने छोटे बेटे के सामने हरिद्वार जाने की इच्छा जाहिर की थी तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसा कहकर उसके छोटे बेटे ने हरिद्वार यात्रा की बात टाल दी थी। मन मसोड़ कर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन इस बार जब महिला मंडल का प्रोग्राम बन रहा था तो कौशल्या जी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सहेली से कहने लगी, प्रेमलता, बहुत वर्षों से मेरा भी मन कर रहा था कि मैं हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में अपने बड़े बेटे संजय से बात करूंगी, फिर बताऊंगी। लेकिन जब उन्होंने घर जाकर अपने बेटे से बात कही तो बड़े बेटे ने जवाब जो दिया उसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। माँ, कितना फिजूल खर्चा करती हो आप, कितना वाहियात आइडिया है आपका। आपकी महिला मंडली को इस उम्र में घर रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, फिर जगह जगह उन्हें ढूंढने की क्या ज़रूरत है। कौशल्या जी समझ नहीं पा रही थी कि उनके बेटे ने इस तरह का जवाब उन्हें कैसे दे दिया और सोचने लगी, ये संजय वही है जो कुछ ना कुछ बहाना करके जब देखो उनसे पैसे मांगता था। लेकिन सब कुछ जानते समझते भी उन्होंने कभी उसे रोका टोका नहीं, अपने बेटों पर कभी कोई रोक नहीं लगाई। और आज जब उन्होंने उनसे पैसे मांगने चाहे तो वे बिना मतलब के बहाने बना रहे थे। संजय की बात का कौशल्या जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप करके वहां से चली आई। अगले दिन सुबह जब कौशल्या जी पार्क में टहलने के लिए गईं
तो उनकी सहेली प्रेमलता भी पार्क में आई हुई थी। कौशल्या जी को देखकर बोली, अरे कौशल्या, तू चल रही है ना हम सबके साथ हरिद्वार गंगा स्नान के लिए। इस पर कौशल्या जी थोड़ा सक पका गई और फिर अपनी उदासी को छुपाते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहने लगी, अरे नहीं प्रेमलता, इस बार कुछ ज़रूरी काम आ गया है और फिर बेटे और बहू कहीं घूमने जा रहे हैं तो मैं नहीं आ पाऊँगी, अगली बार पक्का चलूँगी। अरे कौशल्या, तेरा तो ये हर बार का कोई ना कोई बहाना रहता है। तू कभी बहू बेटे घूमने निकल जाते हैं तो कभी मेहमानों का आना होता है। साफ साफ क्यों नहीं बता देती हमारे साथ घूमना तुझे पसंद नहीं है। अपनी सहेली की बात सुनकर कौशल्या जी उदास हो गई और अपनी सारी मजबूरी कह सुनाई। सारी सहेलियां सोचती हैं कि मैं बहाने मारती हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहती। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छाएं हैं। अब तो मैं यह सोचती हूँ कि क्या इस जन्म में मेरी भी ख्वाहिशें पूरी हो पाएंगी। प्रेमलता, तुम बड़ी नसीब वाली हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पैसे देता है। तो अपने बेटे से किसी चीज़ के लिए पैसे मांगूं तो उल्टा मुझे जवाब ही देता है और 2-4 बातें और सुना देता है। अब तो अपने ही बेटे के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। अरे कौशल्या, बहू बेटे के मामले में मेरा भी नसीब तेरे जैसा ही है। पहले मुझे भी छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सकती हूं, तब तक मैं अपने बेटे पर क्यों निर्भर रहूं, अपनी ख्वाहिशों के लिए उनके आगे भी क्यों मांगूं। और आज देखो, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूं। अपनी सहेली की बात सुनकर कौशल्या जी बोली, लेकिन तुम कहीं नौकरी तो करती नहीं हो। इस पर प्रेमलता जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा मेहंदी लगाने का शौक़ ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने तो केवल अपने हुनर की पहचान दी है। जब मैं मोबाइल पर YouTube चलाना सीखा तो मैंने देखा कि मेरी जैसी कितनी बुजुर्ग औरतें अपना YouTube चैनल चला रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। मुझे उनसे प्रेरणा मिली और मैं भी अपने पोते की मदद से एक YouTube चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। बात करते करते कौशल्या जी ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, शाम को मंदिर में मिलते हैं। प्रेमलता की बातें सुनकर कौशल्या जी हैरान रह गई और अपने घर आने के बाद सोचने लगी, मैं भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हूँ और कुछ मैं भी करना चाहती हूँ जिससे इस उम्र में व्यस्त रहूँ और आत्मनिर्भर भी रह सकूँ। लेकिन मैं जानती हूँ इस काम में ना तो मेरे बेटे मेरा साथ देंगे और ना ही मेरी बहू, और बहू तो मेरे पोता पोती को भी मेरे पास तक नहीं आने देती। फिर कुछ सोचकर अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और उनकी आंखें चमक उठी, होठों पर मुस्कान आ गई। उसी समय उन्होंने अपनी सहेली प्रेमलता को फ़ोन लगाया और थोड़ी ही देर में उनसे मिलने के लिए कहा। प्रेमलता, वर्षों पहले मैं अचार पापड़ बनाने का काम किया करती थी, जिससे कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बेटों के मना करने पर मैंने यह काम छोड़ दिया था। तुझे देखकर मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं भी YouTube चैनल खोलना चाहती हूँ। इसमें मैं नए नए तरीके के अचार पापड़ बनाना सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इससे संबंधित ज्ञान और उपकरण नहीं है। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी? कौशल्या जी की बातें सुनकर प्रेमलता जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, यह काम तो आज से नहीं बल्कि मैं तो कहती हूँ तू अभी से शुरू कर दे। मेरे पास अच्छी अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक हैं, सभी उपकरण उपलब्ध हैं। तुम्हारा चैनल बनाने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सारे ऊपर के कामों में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। बस फिर क्या था। कौशल्या जी अगले ही दिन सुबह अपनी सहेली के पास पहुंच गईं। थोड़ी देर में प्रेमलता जी ने YouTube चैनल बना दिया और फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। शुरुआत में कैमरे के सामने आने में उन्हें कुछ हिचक सी लग रही थी। खैर, जैसे तैसे वीडियो बन गया और YouTube पर डाल दिया गया, लेकिन उनका जब दिल टूट गया तब वीडियो को मात्र 15 से 20 लोगों ने ही देखा। वे हर रोज़ प्रेमलता जी के पास जाती और अपना वीडियो भी बनाती, परंतु बहुत कम लोग उसे वीडियो को देखा करते थे। मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार वह भी हिम्मत हार गई और घर पर बैठना स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके करीब 1 हफ्ते बाद प्रेमलता जी का फ़ोन आया। उसने फ़ोन पर जो बात बताई, यह सुनकर कौशल्या जी की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव कर रही थी। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उन्होंने फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और फिर एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई। अब उन्होंने अपना शौक़ पूरा करने का
मौका मिल रहा था और अपने हुनर को पहचान देने का भी मौका मिल गया था। 2 महीने के भीतर ही उन्हें पहली पेमेंट भी आ गई। अब तक वह वीडियो बनाने से लेकर एडिटिंग के सारे काम खुद करने लगी थी। पहले पेमेंट आते ही सबसे पहले अच्छा सा मोबाइल और कुछ उपकरण खरीदे। जब ये सामान लेकर वह अपने घर पहुंची तो कमरे में रखने लगी तो उनकी बहू ममता बड़ी हैरानी से उनको देखे जा रही थी। लेकिन कौशल्या जी अपनी बहू की परवाह ना करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उनकी बहू को सारा माजरा समझते देर न लगी और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, अच्छा तो रोज़ सुबह शाम यही गुल खिलाने जाती हैं आप? यह सब कुछ करने से पहले आपने हमसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा? लेकिन फिर उन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू जब अपने मायके गई हुई थी तो उसकी भैया भाभी उसे कहने लगे, अरे दीदी आपकी सास तो यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रही है। यह सुनकर पूजा कुछ हैरान रह गई, लेकिन जब उसने कौशल्या जी की वीडियो को देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और घर आते ही अपने पति के कान भर दिए। आज कौशल्या जी बेहद खुश थी क्योंकि आज उन्होंने पहली बार अकेले वीडियो बनाया था। लेकिन वीडियो का काम जैसे ही निपटाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने उनके दोनों बेटे और बहुएं उनकी क्लास लेने के लिए तैयार खड़े हुए थे और उन्हें देखते ही उन पर बरस पड़े। माँ, यह सब क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्या हमने कोई कमी छोड़ी थी? क्या तुम्हारी बहू तुम्हें खाना नहीं देती थी? इस उम्र में तुम्हें घर बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए था और अब इस उम्र में तुम यह सब करने चली हो। अपने छोटे बेटी की बात सुनकर कौशल्या जी कहने लगी, बेटा यह सब काम मैं अपने शौक़ से कर रही हूँ। तुम तो जानते ही हो अचार पापड़ बनाना मेरा बरसों पुराना शौक़ था और जब मुझे अपने हुनर को पहचान देने का मौका मिला तो इसमें गलत ही क्या है। काफ़ी देर से अपने बेटे और बहू की बातें सुन रही थी। यह देखकर हैरान थी कि जिन बहू की आपस में कभी बनती नहीं थी, जो एक दूसरे का चेहरा देखना भी नहीं चाहती थी, आज अपनी सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी थी। लेकिन अपने बेटे की बात सुनकर आखिर कौशल्या जी के सब्र का बांध टूट गया और फिर उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा और बड़ी ही ऊंची आवाज़ में बोली, बस बहुत हो गया, बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते समय एक पल भी मुझे यह ख्याल नहीं आया था कि यही बेटे आगे चलकर मेरी दुर्गति कर देंगे। तुम्हारे पिताजी क्या गए, तुमने तो मेरी दुर्गति ही कर दी। 2 वक्त की रोटी भी तड़पा तड़पा कर देते थे, जैसे किसी भिखारी को भीख दे रहे हो। अपने बेटों को देखते ही कौशल्या जी बोली, तुम पूछते हो क्या कमी रखी है? तुम में से मैं जिसके पास भी रहती हूँ वहाँ सारी पेंशन देती हूँ, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तुमसे कुछ पैसे मांगे तो तुमने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से 4 बात मुझे सुना डाली, वो अलग। वाह बेटा वाह, यह तो तुमने अपनी माँ की परवरिश का अच्छा सिला दिया। अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं है तुम्हारा यह रूप देखने के लिए। मैं पूछती हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ? मेरी ख्वाहिशें ख़त्म हो चुकी है। मेरा क्या दिल नहीं करता बाहर निकलने को? लेकिन बेटा, अगर देखा जाए तो कसूर मेरा ही है। जब तुमने मकान के 2 हिस्से किए थे, मुझे उस समय चुप नहीं रहना चाहिए था। इस पूरे घर के 6 कमरे थे, जिसे तुमने 3-3 कमरों के 2 हिस्से कर दिए। मेरे अपने मकान में ही मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब इस मकान के 3 हिस्से होंगे। यह सुनते ही बहुएं गुस्से से भर आईं। कौशल्या जी बोली, तीसरा हिस्सा मेरा होगा। अब से मुझे 2 कमरे अलग से चाहिए, एक कमरा मेरे रहने के लिए और दूसरा कमरा वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अब से मुझे रसोई भी अलग से चाहिए, जहाँ मैं अपने लिए खाना बनाने वाली और वीडियो में अचार पापड़ बनाने की मदद के लिए एक बाई रखूँगी। अब बहुत हुआ, अब यह माँ 2 हिस्सों में नहीं बटेगी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठा सकती हूँ। कौशल्या जी की बातें सुनकर दोनों बहुएं अपने पति पर चिल्लाने लगीं। इस मकान के 3 हिस्से हरगिज़ नहीं होंगे। हमसे सिर्फ 2 कमरों में गुजारा नहीं होगा। इससे पहले कि दोनों बेटे कुछ कहते, कौशल्या जी ने कहा, शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांग रही हूँ। यदि मेरा फैसला मंजूर ना लगे
तो अपना इंतज़ाम कहीं और कर लेना, और हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्चे स्वयं उठाऊंगी। अब से मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। कौशल्या जी की बात सुनकर दोनों बेटे और बहू चक्कर खाकर वहीं गिर पड़े और सोचने लगे, माँ, मैं इतना साहस कहाँ से आ गया। परंतु अब ना तो उनके पास सवाल करने का हक था और ना ही जवाब की कोई उम्मीद। कौशल्या जी के कहे अनुसार उस घर के 3 हिस्से कर दिए गए। अब तो कौशल्या जी दिन रात वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने लगी। माँ की इस तरक्की को देखकर बहुएं भी अब सास की चापलूसी करने लगी, लेकिन अब कौशल्या जी के ऊपर बहू की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। अब कौशल्या जी का जो मन करता था वे वही करती थी। अब ना उन्हें किसी के आगे पैसे मांगने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे और ना ही रोटी मांगने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कौशल्या जी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो कदम उठाया, क्या वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम भी कौशल्या जी की तरह थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। आप अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।